सबको नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 7th से 10th जेपीएससी जो जेपीएससी का कमांड वैकेंसी आई है, इसमें से पेपर 2 यानी झारखंड से हम लोग 100 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, है ना। पूरा सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे, यानी 100 क्वेश्चन पूरा व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे, जिसका आपको काफ़ी हेल्प होगा। यानी विस्तार पूर्वक चर्चा करने से बहुत सारे प्रश्न वहाँ से निकलेंगे जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे यदि नहीं किए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और अच्छा और कमेंट भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि मुंडा शासन में पाहन के सहायक को क्या कहा जाता है। यानी मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का जो सहायक होता है उसको क्या कहते हैं। पुजार या पनभरवा, भेंगड़ा या फिर जिरहुल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर होगा ए, यानी मुंडा शासन में पाहन धार्मिक प्रधान कहलाता है। ठीक है, यानी पाहन गांव के कल्याण, कुशलता और सुरक्षा के लिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है और बलि चढ़ाता है। जो उनकी मन्नत होता है उस पर बलि चढ़ाता है। इस कार्य में उसकी सहायता के लिए पुजार या उसको पनभरवा भी कहते हैं, है ना, पनहरा भी होता है, नामक पद होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए होगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि नागवंशी राजा मधुकर शाह और अकबर के प्रतिनिधि के साथ, यानी अकबर ने एक प्रतिनिधि भेजा था, उन दोनों के बीच में हुए संधि के बाद किस वंश से नागवंशी राजा एक करदाता राज बन गया। यानी जो होता है किस वर्ष से, एक वर्ष जो होता है उस संधि का वर्ष था, उसके बाद नागवंशी राजा जो टैक्स पहले नहीं देता था, कर नहीं देता था, अब वह कर देने लगा। ठीक है, तो 1854 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1586 ईस्वी में या 1587 ईस्वी में। तो दूसरा प्रश्न का सही आंसर बी है, यानी नागवंशी राजा मधुकर शाह अथवा उसको मधु सिंह के नाम से भी जाने जाते थे, अकबर के प्रतिनिधि जो शाहबाज खां था, यानी अकबर ने अपने प्रतिनिधि शाहबाज खां को भेजा था वहाँ पर युद्ध के लिए, उसके साथ संधि हुआ 1585 ईस्वी में। उसके बाद नागवंशी राजा जो है कर राज मैंने देना चालू कर दिया, यानी वह करदाता राज्य बन गया। प्रश्न तीसरा देखिए, पढ़ा यानी उरांव की एक शाखाएं हैं, यानी पढ़ा की शाखाएं हैं, क्या क्या है। अतखा पढ़ा, डाड़ा पढ़ा, भूली पढ़ा या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ इसका आंसर डी होगा। ठीक है, यानी पढ़ा जो है उसकी शाखाएं जो होता है, अतखा पढ़ा भी है, डाड़ा पढ़ा है, भूली पढ़ा है। अगला प्रश्न 4 कहता है कि मांझी, है ना, मांझी संथाल होते हैं, कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी किसके अधीन काम करता है। यानी मांझी एक पद होता है जो ग्राम का प्रधान होता है, वो किसके अधीन काम करता है। ठीक है, परगना, नायके, जोग मांझी या फिर जोग प्राणिक। तो इसका आंसर होगा यहाँ ए, यानी मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी परगना के अधीन काम करता है। यह परगना के सभी आदेशों को वो क्या करता है, पालन करता है। यहाँ पर क्या है कि इस व्यवस्था में, यानी यहाँ पर 15 से 20 गाँवों को आपस में मिलाकर परगना निर्मित होता है, जिसका प्रधान को परगनित कहते हैं, और विभिन्न गाँवों के बीच विवादों को निपटारा परगना में ही किया जाता है। और इस तरह से गाँव का प्रधान को मांझी कहते हैं और कई गाँवों के मिलाकर परगना बनता है। तो परगना जो होता है वो क्या होता है, उसके प्रधान परगनित होता है, जो उस मांझी से ऊंचा पोस्ट है, इसीलिए परगनित के अधीन में मांझी काम करता है। अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को कंपनी सरकार की किस पदाधिकारी ने मान्यता प्रदान की थी। यानी मुंडा शासन व्यवस्था को किस कंपनी के, माने कंपनी के सरकार के कौन सा अधिकारी था जिसको मान्यता प्रदान किया था। थॉमस विल्किंसन, कर्नल डाल्टन, मेजर रफसेज या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा प्रश्न का सही आंसर ए होगा, यानी मुंडा मान की शासन व्यवस्था को कंपनी सरकार के थॉमस विल्किंसन नामक पदाधिकारी ने मान्यता प्रदान की थी। प्रश्न 6, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में महतो का क्या कार्य होता है। यानी ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, उसमें महतो का काम क्या है। महतो गांव का सम्मानित सदस्य होता है। ठीक है, जिसने गांव को बनाया बसाया उसे महतो कहा जाता है। महतो का पद वंशानुगत होता है, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर डी है, उपरोक्त में से सभी। यानी दिए गए विकल्पों में सभी जो होता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में महतो का कार्य है, यानी गांव का सम्मानित सदस्य भी होता है और वो गांव को बसाया भी है, बनाया भी है, और एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में सारे कार्यों का निपटारा भी करता है, और यह पद जो होता है वंशानुगत होता है। अगला प्रश्न आते हैं, परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक को क्या कहते हैं।
यानी परिहा जनजाति शासन व्यवस्था है उसमें महतो का सहायक है उसको क्या कहते हैं? महतो कहते हैं, कहतो या खतो, या फिर इसको जाति गोठ या फिर भैयारी। तो यहाँ इसका सही आंसर बी होगा, यानी परिहा जनजाति शासन व्यवस्था में महतो का सहायक को कहतो कहते हैं, जिसको खतो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। चेरो जनजाति में गांव और अंचल स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? यानी चेरो जनजाति है गांव स्तर पर और अंचल स्तर पर के बीच में जो होता है ना, उसके बीच में गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया, प्रमुख, सरपंच या सभापति। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर होगा ए, यानी चेरो जनजाति में गांव और अंचल स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है, और यहाँ सभापति जो होता है वह जिला स्तर पर कहलाता है, यानी जिला स्तर पर उसको क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं 9। वर्ष 1949-50 में आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी ने संयुक्त रूप से किस पार्टी की स्थापना की थी? यानी 1949-50 ईस्वी में आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी दोनों मिल करके एक नया पार्टी का निर्माण किया। उस पार्टी का नाम क्या था? झारखंड पार्टी, दिसोम पार्टी, सनातन पार्टी या छोटनागपुर पार्टी। तो इसका आंसर होगा ए, झारखंड पार्टी। ठीक है, यानी 31 दिसंबर 1949 यानी वर्ष का अंतिम दिन, और 1 जनवरी 1950 यानी वर्ष का प्रथम दिन, यानी 1949 और 50 की जो लास्ट दिन और प्रथम दिन है, इसी दिन को 2 दिवसीय कार्यक्रम करंडी जमशेदपुर में, यानी जमशेदपुर के गांव करंडी है, वहां पर आदिवासी और सदानों ने मिल करके, ठीक है, मिल करके एक महासभा यानी आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी को मिला करके झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। और इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया, और 1 जनवरी 1950 को उन्हें जयपाल सिंह मुंडा ने अध्यक्षीय भाषण दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 10 में। छोटनागपुर अलग राज्य की मांग साइमन कमीशन के आगमन पर झारखंड की किस संस्था ने की थी? यानी छोटनागपुर अलग राज्य की मांग को लेकर जब साइमन कमीशन भारत आया उस समय किस संस्था ने उसका मांग किया था? उससे मांग किया था कि झारखंड एक अलग राज्य होनी चाहिए, है ना? बिरसा सेवा दल, झारखंड पीपल्स पार्टी, हुल झारखंड पार्टी या छोटनागपुर उन्नति समाज। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, यानी छोटनागपुर उन्नति समाज। यानी छोटनागपुर उन्नति समाज ने 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के आने पर छोटनागपुर अलग राज्य की मांग रखी थी। छोटनागपुर उन्नति समाज छोटनागपुर क्षेत्र में राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील था। अगला प्रश्न आते हैं, सिद्धू कान्हू का जन्म स्थान कहाँ है? यानी सिद्धू कान्हू का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, भगनाडी, जामा, सरियाटांड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा भोगनाडी, है ना? भगनाडी सिद्धू और कान्हू का जन्म स्थान था। यहाँ पर सिद्धू जो थे, सिद्धू सबसे बड़े थे, है ना? भाइयों में सबसे बड़े थे सिद्धू, उसके बाद कान्हू, उसके बाद चांद, उसके बाद भैरव, ऐसा माना है ना। और इनके पिता का जो नाम था चुन्नी मांझी था। इसमें से सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था, और कान्हू का जन्म जो होता है 1820 ईस्वी में हुआ था, चांद का जन्म 1825 ईस्वी में हुआ था, और भैरव का जन्म जो हुआ था 1835 ईस्वी में हुआ था। और ये इनके 2 बहनें भी थी, फूलो और झानो। ये 4 भाई 2 बहन, दोनों 4 माने 6 भाई बहनों में से सभी स्वतंत्रता संग्राम में यानी संथाल विद्रोह के मुख्य नायक यही लोग थे, और इन्होंने 6 जो है 6 भाई बहन इन्होंने शहीद हो गए थे। ठीक है, यह स्थान जो है भगनाडी जो स्थान है बरहेट प्रखंड, जो साहिबगंज जिला का बरहेट प्रखंड है। बरहेट एक विधानसभा भी है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं, बरहेट से। ठीक है, यानी भगनाडी जो क्षेत्र है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र में है। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, प्यारा क्रिकेटा का जन्म कब हुआ? है ना, प्यारा क्रिकेटा का जन्म कब हुआ? 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या 1913 ईस्वी में? तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, यानी प्यारा क्रिकेटा का जन्म जो हो गया वह 1903 ईस्वी को सिमडेगा जिला के बोलबा थाना में, है ना, कसीरा सुंदरा टोली में हुआ था। इसकी माता का नाम गंदूर सलमी और पिता का नाम था मांडू याकूब था। इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1973 ईस्वी को हो गया। अगला प्रश्न कहता है, मुकुंद नायक का जन्म कब हुआ? ठीक है, मुकुंद नायक का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1950 ईस्वी को
15 अक्टूबर 1949 ईस्वी को, 25 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, 11 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ बी होगा, यानी मुकुंद नायक का जन्म 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी को सिमडेगा जिले के बोबा गांव में हुआ था। कौन सा गांव में हुआ था? बोबा गांव में हुआ था। उनका जन्म घासी परिवार में हुआ। ठीक है, यानी घासी परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो पारंपरिक रूप से संगीतकार भी होते हैं। और आप ये भी जानेंगे कि मुकुंद नायक एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं झारखंड में। ठीक है, इन्होंने झारखंड रत्न या अपने संगीत के आधार पर संगीत के लिए इन्होंने झारखंड अवार्ड जो होता है झारखंड रत्न 2012 में मिला है। पद्मश्री सम्मान 2018 ईस्वी में मिला। संगीत नाट्य अकादमी सम्मान 2019 ईस्वी में इसको प्राप्त हुआ है। देखिए मुकुंद नायक कितना मजेदार गीत गाते हैं। डरू भाई कोरोना के झटे दूर करू, मत डरू भाई कोरोना के झटे दूर करू। अब अगला प्रश्न में चलते हैं कि 12 वर्ष 1952 में, यानी वर्ष 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी के कितने सीटें मिली थी। यानी झारखंड पार्टी का जब बिहार कमांड था तो प्रथम विधानसभा जब बिहार में हुआ था उसमें झारखंड भी उसी में सम्मिलित था। तो जो चुनाव हुआ था उसमें झारखंड विधानसभा में बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी की कितने सीटें मिली थी। ठीक है, कितने सीटें प्राप्त हुआ था? 32, 33, 34 या फिर 35। तो इसका आंसर बी होगा, 33 सीटें इसको कुल मिला था। ठीक है, यानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 1952 ईस्वी में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा के कुशल नेतृत्व में, यानी जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी जो इनका वो क्षेत्र पार्टी था, पार्टी का नाम था, यानी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था जिसमें इनका अध्यक्ष थे, यानी जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, 33 विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने विजय प्राप्त की थी और बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल की रुतबा को प्राप्त किया था। यानी पूरा सत्ता हासिल करने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा था उसको पूरा नहीं कर सके, लेकिन 33 सीट जीत करके उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई थी। ठीक है, इनका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। अच्छा, इसके बाद जो 1957 में 5 साल के बाद जो चुनाव आया इसमें उन्होंने 32 सीटें लाई थी, 1 सीट कम हुआ था। और फिर 1962 ईस्वी के चुनाव हुआ, उसमें से झारखंड पार्टी को 20 सीटें मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, झारखंड क्षेत्र स्वतंत्रता परिषद यानी जैक का गठन कब हुआ। ठीक है, जैक का गठन कब हुआ? 5 अक्टूबर 1980 ईस्वी को, 25 नवंबर 1970 ईस्वी को, या 8 अक्टूबर 1965 ईस्वी को, या 7 अगस्त 1995 ईस्वी को। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर जो हो गया डी होगा, यानी 7 अगस्त 1995 ईस्वी को। ठीक है, इसका गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, यानी 7 अगस्त 1995 ईस्वी को जैक के गठन की अधिसूचना, राजकीय अधिसूचना जारी की गई। लेकिन 9 अगस्त 1995 को इस परिषद की औपचारिक गठन हो गया। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष बने और सूरज मंडल इसके उपाध्यक्ष बने। ठीक है, अच्छा, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अंतर्गत बिहार के 18 जिलों को सम्मिलित किया गया था। यानी उस समय गठन के समय झारखंड अलग नहीं हुआ था, बिहार में ही मिला हुआ था। तो उस समय कंबाइंड बिहार के जो 18 जिले थे उनको यहाँ जैक में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, कहता है कि झारखंड विधानसभा में किस वर्ष, यानी झारखंड विधानसभा में किस वर्ष डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक को पारित किया गया। डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक को पारित किया गया 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, या 2003 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, 2001 ईस्वी में। ठीक है, यानी झारखंड विधानसभा में 2001 ईस्वी में डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक पारित किया गया। इसके तहत यदि किसी महिला को डायन कहकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो तो उसको दोषी व्यक्ति को 1.5 वर्ष की सजा हो सकती है, या 2000 रुपया का जुर्माना हो सकता है, या दोनों, अर्थात 1.5 वर्ष का सजा भी और 2000 रुपया भी, दोनों एक साथ हो सकते हैं। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं, जनजातियों में निम्न में से किसकी शक्ति कानून के समान होती है। यानी कौन सी शक्ति है जो कानून के समान होती है, जिसके उल्लंघन को एक गंभीर सामाजिक और धार्मिक अपराध के रूप में देखा जाता है। गोत्र, युवा गृह, निषेध, या इनमें से कोई नहीं। तो 70 पर प्रश्न का आंसर होगा सी,
ठीक है, यानी निषेध वास्तव में अनेक प्रकार का प्रतिबंधात्मक आज्ञाओं का वह सामाजिक आदेश है जिसमें अनेक कर्मकांडीय व्यवहारों का समावेश पाया जाता है। निषेध केवल जनजातियों में ही नहीं बल्कि संसार के प्राय प्रजातियों में भी पाया जाता है। यह निषेध खान पान में भी हो सकता है, विवाह में भी हो सकता है, यौन संबंध में भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? यानी झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार जो पंचायत चुनाव होता है उसका क्या स्तर है, स्वरूप क्या है? त्रिस्तरीय, एक स्तरीय, द्विस्तरीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर ए होगा, त्रिस्तरीय। ठीक है, यानी झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप त्रिस्तरीय है। इस अधिनियम के तहत प्रति 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य का चुनाव का प्रावधान किया गया है। पंचायत में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़े वर्ग और एवं महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न में आते हैं 19। उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से तांबा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी उत्पादन में भी और भंडारण में भी। ठीक है, दोनों दृष्टि से तांबा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पंजाब? तो इसका आंसर ए होगा, झारखंड। यानी उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से तांबा में अग्रणी राज्य जो है झारखंड है। झारखंड में तांबे का कुल भंडार जो होता है 0.120 मिलियन टन है, जो भारत के कुल भंडार का 18.48 यानी 18.5% है। अगला प्रश्न आते हैं, मंडा पर्व में किस देवता की पूजा होती है? ठीक है, मंडा पर्व जो होता है ना उसको विषु पर्व भी कहा जाता है। उसमें किस देवता की पूजा होती है? विष्णु, बजरंगबली, काली या महादेव? आंसर होगा भोले शंकर महादेव। डी आंसर इसका सही आंसर होगा। यानी यह पर्व अक्षय तृतीया बैसाख माह में प्रारंभ होता है। ठीक है, इसमें महादेव शिव की पूजा महादेव मंडा में होती है। यह त्यौहार सदान और आदिवासी दोनों को समान रूप में प्रचलित है। यह त्यौहार खास करके उत्तरी छोटानागपुर के जिलों में ये काफ़ी व्यापक रूप से है ना, हजारीबाग, रामगढ़, रांची के कुछ जिलों में ये बहुत ही मनाया जाता है। ठीक है, इसमें त्यौहार होता है जिसमें फुलकुंदी होता है। फुलकुंदी कहने का मतलब होता है कि लहरते हुए आग में भक्ता जो सब उसमें चलते हैं, जैसा कि आप इस दृश्य में देख सकते हैं। और इसमें बनस झूला होता है, झूला में भी झूलते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कुड़ुख भाषा में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? यानी कुड़ुख भाषा में पहले पत्र पत्रिका का प्रकाशन नहीं होता था, किस वर्ष के बाद यह होने लगा? 1938-39 ईस्वी से, या 1940-41 ईस्वी से, 1942-43 ईस्वी से, या 1944-45 ईस्वी से? तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, यानी 1940-41 ईस्वी से। कुड़ुख भाषा में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन जो हो गया 1940-41 ईस्वी से आरंभ हुआ। 1940 ईस्वी में इग्नेस बेक ने है ना बीज बिनको नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। 1940 ईस्वी में इग्नेस बेक ने बीज बिनको नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1949 ईस्वी में श्री आह्लाद तिर्की ने बोलता नामक एक वो भी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस तरह से 1950 ईस्वी में आह्लाद तिर्की ने पुनः एक पत्रिका निकाली जिनका नाम था धूमकुड़िया नामक, है ना, धूमकुड़िया नामक एक पत्रिका निकाली। अगला प्रश्न में आते हैं 22 में। जादव पटिया शैली किस जनजाति का लोकप्रिय चित्रकला है? ठीक है, संथाल, मुंडा, बिरहोर या हो? तो यहाँ पर देखिए जादू पटिया शैली जो होता है यह संथाल जनजाति की एक लोकप्रिय चित्रकला है। ठीक है, लोकप्रिय चित्रकला है। यह शैली संथालों की सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है। इस शैली में सामान्यतः छोटे कपड़ों और एवं कागज के टुकड़ों को मोड़कर बनाए जाने वाले पटों पर चित्र अंकित किए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग 23 में। कहता है तंतु वाद्य के प्रकार हैं। यानी तंतु वाद्य के प्रकार हैं कौन? एक तारा, भुआंग, केंद्री या उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर होगा डी, यानी ऐसे वाद्य, यानी कहने का मतलब है कि एक तारा भी है, भुआंग भी है और केंद्री भी है, सभी तंतु वाद्य हैं। यानी यह एक ऐसे वाद्य होते हैं जिनके तांत या तारों
में कंपन के माध्यम से, है ना, उसमें जो होता है तार जो होता है उसमें वाइब्रेट करता है, कंपन के माध्यम से संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक तारा, है ना, गुपी यंत्र, भुआंग, केंद्री, ये सभी जो होते हैं तंतुवाद्य प्रकार के यंत्र हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थित है। ठीक है, यानी नेहरू पार्क जो होता है कहाँ स्थित है? बोकारो, रांची, धनबाद या गिरिडीह में। तो इसका आंसर होगा ए, यानी इस, है ना, ए जो होता है जवाहरलाल नेहरू पार्क जो होता है बोकारो में स्थित है। इसे सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है ना। यह बोकारो जिले के बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1 में स्थित है, यानी बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1 में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग अत्यंत शर्मीले होते हैं? ठीक है, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, किस जनजाति के लोग? बिरहोर, वैगा, बिरजिया या फिर भूमिज। तो इसका आंसर होगा बी, यानी बैगा। ठीक है, बैगा जनजाति के लोग जो होते हैं अत्यंत शर्मीले होते हैं। बैगा का रंग काला होता है। इसका नाक मध्यम, नाजुक और चौड़ी नहीं किंतु फूली हुई होती है। ठीक है, बाल काले और घुंघराले होते हैं, है ना। आंखें संकीर्ण होता है, होठ मध्यम और मोटे होते हैं। स्त्री पुरुष की अपेक्षा, यानी पुरुष जो होता है स्त्रियों की अपेक्षा अच्छे और आकर्षक लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न 26 में आते हैं। ठीक, प्रश्न कहता है कि संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की? ठीक है, किसने रचना की? का रचनाकार के नाम बताना है। बुहान टुडेविड, डॉक्टर मनमसीह मुंडू, मुकुंद नायक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 26 का आंसर होगा बी, यानी डॉक्टर मनमसीह मुंडू द्वारा संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना की गई। क्वेश्चन 27 में देखिए, मुंडारी भाषा के उपन्यास, है ना, मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है? मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है? ननकू सोरेन, सखाराम गणेश देवस्कर या कैंपवेल या ईएल पक्सुले। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, यानी 27 में कहता है कि संथाली भाषा के उपन्यास जो है मुहिला चेचेत दाई, इसकी उपन्यासकार जो हैं ननकू सोरेन है। 28 प्रश्न में कहता है कि प्रीतिबाला किनकी रचना है ना। प्रीतिबाला किसकी रचना है ना। बुधू बाबू, विभूति भूषण, फादर हॉफमैन या महुआ माझी। तो यहाँ इसका आंसर ए होगा, यानी प्रीतिबाला, जो प्रीतिबाला उपन्यास है, प्रीतिबाला है, इसके रचनाकार जो हैं बुधू बाबू हैं। क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन मुंडारी शब्दकोश मुंडारी टूड कोठारी, है ना, कोठारी तैयार किया? यानी किसने मुंडारी टूड कोठारी तैयार किया? डॉक्टर मनमसीह मुंडू, फादर डॉक्टर कामिल बुके या समीर क्रिकेटा या बुलू इमाम। ठीक है, तो 29 का आंसर होगा ए, यानी दिए गए विकल्पों में डॉक्टर मनमसीह मुंडू पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी शब्दकोश मुंडारी डूड कठोरी का रचना किया था, यानी तैयार किया था। अगला प्रश्न 30 में कहता है, गायब होता हुआ देश उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? गायब होता हुआ देश। ठीक है, श्रवण कुमार गोस्वामी, सखाराम गणेश देवस्कर या रणेंद्र या राधा कृष्ण। तो इसका आंसर होगा यहाँ सी होगा। ठीक है, रणेंद्र, यानी गायब होता हुआ देश जो है एक उपन्यास है, इसके रचनाकार हैं, लेखक जो हैं रणेंद्र हैं। 31, सिद्धू कान्हू, यानी सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? यानी सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? 1982 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में या फिर 1999 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा बी, 1992 ईस्वी में। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1992 ईस्वी को तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है उसको अलग करके, यानी विभाजित करके किया गया था। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो है ये दुमका है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? यानी तिलैया में जो सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में या 1971 ईस्वी में। तो इसका आंसर बी होगा, 1963 ईस्वी में। यानी तिलैया स्थित सैनिक स्कूल जो है इसका स्थापना जो हुआ था 16 दिसंबर 1963 ईस्वी को कोडरमा जिला में हुआ था। ठीक है, तिलैया कोडरमा जिला में हुआ था।
इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य जो है रक्षा सेवा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से छात्रों को तैयार करना है। ठीक है, 33 प्रश्न में देखिए, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? यानी राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? चक्रधरपुर में, जमशेदपुर में, चाईबासा में या फिर सिमडेगा में? तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, यानी राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर यानी जो पूर्वी सिंहभूम जिला में है वहीं पर स्थित है। 26 नवंबर 1950 ईस्वी को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, यानी इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। 34 झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की ओर से प्रथम स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी को किस खिलाड़ी को मिला था? यानी झारखंड में पहला नेशनल गेम हुआ था 34वां नेशनल गेम हुआ था, उसमें से सबसे पहले जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था? गोल्ड मेडल दीपिका कुमारी, झानू हंसदा, सोनम राजपूत या फिर पवन खलखो? तो 34 का आंसर देखिए, इसका आंसर होगा सी। 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ 12 फरवरी 2011 को झारखंड के रांची में हुआ था। इस राष्ट्रीय खेल में झारखंड की तरफ से प्रथम स्वर्ण पदक सोनम राजपूत को प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 35 में। कहता है एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? रांची में, जमशेदपुर में, बोकारो में या धनबाद में? ठीक है, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, तो इसका आंसर होगा ए, यानी एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। यह झारखंड के रांची में स्थित है। यह स्टेडियम मोराबादी रांची झारखंड के घरेलू मैदान है। इस स्टेडियम को 1990 ईस्वी में बनाया गया था और बाद में 25 जुलाई 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा इसका जो होता है नवीनीकरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 36। हरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? हरेंद्र सिंह जो हैं किस खेल के? वह ट्रेनर हैं, प्रशिक्षक हैं। फुटबॉल, हॉकी खिलाड़ी और टेनिस। ठीक है, यानी कोच बोला जाता है, प्रशिक्षक हैं किस खिलाड़ी के हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, इसका सही आंसर होगा बी, हॉकी के कोच हैं। यानी हरेंद्र सिंह हॉकी खिलाड़ी के प्रसिद्ध प्रशिक्षक हैं। हरेंद्र सिंह ने लखनऊ में 2016 में जूनियर हॉकी विश्व कप खिताब के लिए भारत का मार्गदर्शन किया, यानी पूरे देश का ये मार्गदर्शन किया। ठीक है, और 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप के दौरान टीम का वरिष्ठ कोच भी बने। ठीक है, सीनियर कोच बने। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 37 में। रांची स्थित JSCA स्टेडियम में आयोजित प्रथम इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जिसमें भारत को जीत मिली थी, यानी प्रथम मैच खेला जिसमें भारत जीत गया। यह मैच किस देश के विरुद्ध खेला गया था? यानी किस देश के बीच में यह खेला गया था? भारत पाकिस्तान, भारत इंग्लैंड, भारत श्रीलंका या फिर भारत ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ इसका आंसर होगा बी। ठीक है, यानी रांची स्थित JSCA स्टेडियम में आयोजित प्रथम इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ जिसमें भारत को जीत मिली थी और यह मैच भारत एवं इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। 38 प्रश्न कहता है कि झारखंड राज्य में एकमात्र आयोजित राष्ट्रीय खेल देश का राष्ट्रीय खेल था, यानी कौन सा राष्ट्रीय खेल था? यानी झारखंड राज्य बनने के बाद यानी झारखंड में पहली बार नेशनल गेम हुआ, वह कौन सा नेशनल गेम था? 20वां था, यानी देश का 20वां नेशनल गेम था, 26वां था, 32वां था या फिर 34वां? तो इसका आंसर होगा 34वां था, यानी डी इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी झारखंड राज्य में एकमात्र आयोजित राष्ट्रीय खेल देश का 34वां राष्ट्रीय खेल था। 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ 2011 में रांची में हुआ, जो 26 फरवरी 2011 तक चला था। ठीक है, यह कब से चला? 26 फरवरी 2011 तक स्टार्ट हुआ था, 12 फरवरी से लेकर। अब ना आते हैं 39 प्रश्न में। झारखंड के किस क्षेत्र में यूल रूल 1856 लागू किया गया था? यानी कौन सा क्षेत्र में यूल रूल 1856 लागू किया गया था? संथाल परगना, हजारीबाग, कोल्हान या फिर पोरहाट? तो इसका आंसर ए होगा संथाल परगना, यानी झारखंड के संथाल परगना में यूल रूल 1856 लागू किया गया था। 40 प्रश्न कहता है कि जो अब हम लोग भूमि संबंधी प्रश्न देख रहे हैं CNT एक्ट से। ठीक है, 5 प्रश्न यहाँ से रहेगा। छोटनागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कब लागू किया गया? यानी छोटनागपुर भूस्वामी काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कौन सा वर्ष में लागू किया गया? 1879 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में या 1949 ईस्वी में? तो इसका आंसर ए होगा, है ना,
1879 यानी छोटनागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को 1879 ईस्वी में लागू किया गया। 41 प्रश्न कहता है भूमि सर्वे में तेरीज क्या है, यानी भूमि सर्वे में एक वर्ड आता है तेरीज, इसका क्या मतलब होता है? अमीन का व्यक्तिगत डायरी, या अमीन के पास प्रथम सर्वे का रिकॉर्ड, या अमीन के पास विगत सर्वे के खतियान का सारांश, ठीक है, या अमीन के द्वारा तैयार किया गया अंतिम रिकॉर्ड जिसमें भूमि का रिकॉर्ड दर्ज रहता है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी यहाँ पर जो होता है भूमि सर्वे में तेईज का अर्थ होता है अमीन के पास विगत सर्वे के खतियान का सारांश को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 42 में। ऐसा दस्तावेज या पट्टा जिसके अनुसार भूमि पर 12 वर्ष तक आधा लगान, यानी हाफ लगान उसका रेवेन्यू है ना, आधा लगान और उसके बाद कोई लगान नहीं देना पड़ता है, यानी 12 वर्ष तक आधा लगान उसके बाद कोई लगान नहीं देना पड़ता है, तो क्या कहलाता हो? काबिल जब्ती, जमाबंदी, सिकमी पट्टा या मियादी पट्टा? तो इसका आंसर होगा सी, यानी ऐसा दस्तावेज या पट्टा जिसके अनुसार भूमि पर 12 वर्ष तक आधा लगान और उसके बाद कोई लगान नहीं देना पड़ता है, तो इसको हम लोग सिकमी पट्टा कहते हैं। 43 कहता है कि धारा 46 के तहत बेदखली के समय कितने वर्ष है, बेदखली का समय कितना वर्ष है, यानी धारा 46 जो कहता है उसके आधार पर बेदखली का समय कितने वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण जो होगा परिपूर्ण होगा। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 5 वर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा 43 का देखिए डी होगा, यानी 12 वर्ष। धारा 46 के तहत बेदखली के समय का समय जो है वो 12 वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण पूर्ण होगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न को रट जाना है। आगे देखिए, कहता है 44 प्रश्न में कि ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया था? यानी ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदार की नियुक्ति भी करता था और उन्हें पद में हटाने का भी अधिकार किसको दिया गया था? वायसराय को, जिला कलेक्टर को, दीवान को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा बी, जिला कलेक्टर। यानी ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया था। 45 प्रश्न में कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में, यानी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता, ये प्रावधान है। ठीक है, धारा 40, धारा 42, धारा 43 या धारा 41? तो इसका आंसर होगा डी, धारा 41। यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 41 के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया का साथ कभी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 46 में संथाल परगना अधिनियम 1949 के अनुसार बिहार और उड़ीसा सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित कोई सोसाइटी को रैयत कितनी वर्ष की अवधि के लिए भूमि हस्तांतरण नहीं कर सकता है? फिर से समझिए इसको, यानी एसपीटी एक्ट 1940 के अनुसार बिहार और उड़ीसा सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित कोई सोसाइटी को रैयत कितनी वर्ष की अवधि के लिए भूमि हस्तांतरण कर सकता है? ठीक है, 6 साल, 7 साल, 15 साल या फिर 5 साल? तो 46 का आंसर होगा यहाँ पर बी, 7 साल के लिए। यानी एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार बिहार और उड़ीसा सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित कोई सोसाइटी को रैयत 7 वर्ष की अवधि के लिए भूमि हस्तांतरित कर सकता है। 47 निम्नलिखित में से किसकी अनुमति से रैयत अपनी भूमि का हस्तांतरण कर सकता है? यानी यहाँ पर दिए गए कौन सा पदाधिकारी है जिसकी अनुमति लेकर रैयत अपनी भूमि को ट्रांसफ़र कर सकता है? ठीक है, न्यायालय, अनुमंडल अधिकारी, पंचायत समिति या फिर उपायुक्त? तो आंसर होगा डी, यानी उपायुक्त को ही यहाँ सर्वेसर्वा बनाया गया है। दिए गए है ना, उपायुक्त के अनुसार जो होता है अनुमति से ले करके भूमि को ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपीटी एक्ट 1949 के तहत कृषि वर्ष की
परिभाषा के तहत शामिल है, यानी जो कृषि वर्ष का जो परिभाषा दिया गया है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत क्या परिभाषा है? वह बंगला साल चलता है ना, सॉरी, जहाँ बंगला साल चलता है वहाँ प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष, यानी प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष। जहाँ फसली साल चलता है, यानी जहाँ पर बंगला साल चलता है उसके अनुसार होता है प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला, या जहाँ फसली साल चलता है यानी फसलों के आधार पर चलता है वहाँ प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला, या जहाँ कृषि प्रयोजनों के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है, यानी कृषि के प्रयोजन के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष, यानी उपरोक्त में से सभी। क्या आंसर होगा? तो 48 के लिए आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। कहने का मतलब है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कृषि वर्ष को परिभाषित किया गया है अलग अलग तरीका से। बंगला साल जहाँ चलता है वहाँ प्रथम वैशाख से प्रारंभ होता है, जहाँ फसली साल चलता है वहाँ प्रथम वैशाख से चलता है, ठीक है। और जहाँ कृषि प्रयोजन के लिए लिया जाता है वहाँ अन्य वर्ष कभी भी माने वहीं का वर्ष जो होता है उपयुक्त होता है उसी के अनुसार चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 49 में। ब्रिटिश शासनकाल में मध्य प्रदेश की भूमि व्यवस्था कितने प्रकार की थी? यानी ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश की भूमि व्यवस्था कितने प्रकार थी? 2, 3, 4 या फिर 5, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी ब्रिटिश शासनकाल में मध्य प्रदेश की भूमि व्यवस्था 2 प्रकार की थी। प्रथम क्या था? कुछ क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और द्वितीय में क्या था? कुछ क्षेत्र में मालगुजारी वसूल करने पर वसूली करने वाले को, यानी मालगुजारी जो वसूल करता था उस वसूल करने वाले कर्मचारी को मालगुजारी का जो होता है ना 25% यानी 1/4 उसको कमीशन मिलता था। 50 में देखिए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार कानून 1951 के तहत किसानों की श्रेणी थी, यानी कौन सी श्रेणी थी? भूमिकर, सिरदार, आसामी एवं अधिवासी, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर डी होगा, यानी उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और कृषि भूमि सुधार कानून 1951 ईस्वी में की गई थी। इस कानून के अधीन किसानों के पुराने वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया एवं किसानों को 4 श्रेणियों में बांट गया: भूमिधर, सिरदार, आसामी और अधिवासी। तो इस तरह यहाँ जो था ना किसानों का श्रेणी जो दिया है भूमिधर, सिरदार, आसामी, अधिवासी, उपरोक्त में से सब होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 51 में। कोयला भंडार में झारखंड का स्थान क्या है देश में? ठीक है, यानी पूरे देश में कोयला भंडार में झारखंड का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर ए होगा, यानी कोयला भंडार में झारखंड का जो होता है देश में पहला स्थान है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयले उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी का क्षेत्र है, ठीक है, दामोदर घाटी का क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं 52 कहता है कि बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन है ना, यानी यहाँ होता है कि बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन है, यानी बेरिलियम जो होता है सबसे ज़्यादा किस जिला में उत्पादन होता है? क्वेश्चन देखिए, कोडरमा गिरिडीह, हजारीबाग धनबाद, देवघर दुमका या साहेबगंज गोड्डा। तो इसका आंसर होगा ए, यानी बेरिलियम की प्राप्ति बेरिल नामक खनिज प्रस्तर से होती है, ठीक है। बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला कोडरमा और गिरिडीह है, ठीक है, कोडरमा और गिरिडीह इसका मुख्य उत्पादक जिला है। अगला देखते हैं, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? यानी झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग या रसायन एवं उर्वरक उद्योग। तो इसका आंसर ए है, यानी झारखंड राज्य में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का सर्वप्रथम प्रयास जो होता है 1779 यानी 1779 ईस्वी में धनबाद के झरिया में किया गया था, ठीक है, धनबाद के झरिया में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं कि झारखंड में स्थित लौह इस्पात से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पर आधारित लाफार्ज सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी झारखंड में लौह इस्पात से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट यानी जो बेकार के पदार्थ होते हैं, लौह इस्पात जो कारखाना में जो बेकार के पदार्थ बनते हैं उसी पर आधारित लाफार्ज सीमेंट जो है उसका कारखाना कहाँ है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए जमशेदपुर, झींकपानी, बोकारो या खलारी। तो आंसर ए इसका सही है, लोहा इस्पात से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पर आधारित लाफार्ज सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? जमशेदपुर में है, ठीक है। जबकि झींकपानी में जो होता है ना वहाँ एसीसी सीमेंट का निर्माण होता है।
स्थानीय चूना पत्थर उसके लिए उपस्थित वहाँ पर पाया जाता है, तथा इस्पात संयंत्र से प्राप्त अपशिष्ट से किया जाता है। यानी एससीसी सीमेंट का निर्माण स्थानीय चूना पत्थर तथा इस्पात संयंत्र से जो प्राप्त अपशिष्ट से किया जाता है। अगला प्रश्न है, म्यूराक्षी नदी, जिसको मोरखी नदी भी कहा जाता है, तो म्यूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, मोराबी, टिपरा, मोतिहारी या फिर भामरी। तो यहाँ इसका आंसर सी होगा, मोतिहारी। ठीक है, यानी म्यूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से पुकारी जाती है। आगे भुरभुरी से मिलने के पश्चात यह मोर कहलाती है, माने भुरभुरी से मिलने के पास इस नदी का नाम मोर हो जाता है। इस नदी का उद्गम जो होता है देवघर के त्यूर या त्रिकुट पहाड़ी में होता है। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी इसका उद्गम क्षेत्र है। अगला प्रश्न 56 में, झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? यानी दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है, रांची, हजारीबाग, चाईबासा या फिर जमशेदपुर। तो 56 का सही आंसर बी है। ठीक है, हजारीबाग। यानी झारखंड के हजारीबाग जिले में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। 57 प्रश्न, गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 211 फीट, 120 फीट, 111 फीट या 91 फीट? तो इसका आंसर बी होगा 120 फीट। यानी गौतम घाघ जलप्रपात जो होता है 120 फीट है। यह जलप्रपात लातेहार जिला के महुआ टांड़ से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ठीक है, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 58, रांची पठार का निर्माण हुआ है? आसान प्रश्न है। बेसाल्ट से, नीस एवं ग्रेनाइट से, सिस्ट से या क्वार्टाइट से? तो इसका आंसर जो होगा बी, नीस एवं ग्रेनाइट से। रांची के पठार का निर्माण नीस एवं ग्रेनाइट से मिलकर हुआ है। यह पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। क्वेश्चन 59, पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? ठीक है, कोडरमा का पठार, रांची का पठार, गिरिडीह का पठार या इनमें से कोई नहीं। 59 प्रश्न का सही आंसर सी होगा, गिरिडीह में है इसलिए गिरिडीह का पठार का हिस्सा हुआ है। यह पठार झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, प्रश्न 60, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन देखिए, दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन या अजय। तो इसका सही आंसर होगा सी, सोन नदी। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची पठार के मध्य भाग में स्थित है। यह गढ़वा, पलामू और लातेहार होते हुए सोन नदी में जाकर गिरती है, यानी सोन नदी की ये सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां औरंगा और अमानत है। यानी सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड के सभी नदियां बरसाती हैं जो जल के लिए मानसून पर निर्भर करती है। नदियां गर्मी में सूख जाती है। प्रत्यापन नीति के तहत, है ना, प्रत्यापन नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? यानी प्रत्यापन नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 5 श्रेणियों में, 10 श्रेणी में, 15 श्रेणी में या फिर 20 श्रेणी में? तो सही आंसर इसका होगा बी, यानी 10 श्रेणी में। प्रत्यापन नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठनों के बीच 10 श्रेणियों में बांटा गया है ना, 10 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को, ठीक है, यानी विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे किसी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रावधान किया गया है। उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, है ना, उसको कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? अपनी खोई भूमि का 10% या अपनी खोई भूमि का 25%, अपनी खोई भूमि का आधा या अपनी खोई भूमि के बराबर में? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, यानी यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या उससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उसे अपनी खोई हुई भूमि का 10%।
उसकी अपने खोई भूमि का 10% उपलब्ध सरकार कराएगी। अगला प्रश्न है, स्थानीय नीति के तहत कितने वर्षों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्थानीय लोगों को आरक्षित की गई है। ठीक है, देखिए 5 साल, 10 साल, 15 साल और 12 साल। इसका आंसर होगा बी यानी 10 साल। लेकिन यह देखिए नीति बनाया 10 साल तक, ऐसा नियुक्ति को फंसा कर रख दिया है कि 10 साल तक कई नियुक्ति हुए। आप देख सकते हैं इसके बने हुए 3-4 साल बीत चुका है, लेकिन आज तक कोई नियुक्ति ढंग से नहीं हो पाई है। और जो नियुक्ति हो भी रही है तो क्या है, सब फंस जा रहा है कहीं न कहीं किसी कारण से, यानी उलझा के रखा गया है यहाँ की जनता को, यहाँ के बेरोजगारों को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 10 साल के लिए रखा गया है। अगला प्रश्न है 64 में, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति को लागू रखने की अवधि क्या है। यानी झारखंड सरकार की जो औद्योगिक नीति 2016 में है बनी थी, उसको लागू करने की अवधि क्या है, 5 साल, 18 साल, 22 साल या फिर 25 साल। तो इसका आंसर होगा ए 5 साल। ठीक है, झारखंड सरकार की औद्योगिक नीति को लागू करने की अवधि जो है वह 5 साल है। 65 प्रश्न में कहता है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अधिसूचित अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी मामले में भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व उन्हें प्रतिकर, ठीक है, खाली स्थान दिया हुआ है, यानी कितना हिस्सा भाग प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ा जाए। कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत माने SC/ST के परिवारों से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पहले उन्हें प्रतिकर के रूप में, है ना, प्रथम किस्त के रूप में उसको कितना अदा किया जाएगा, 1/4, 1/3, है ना, या फिर 2/3 या फिर 3/4, यानी 1/4 होगा या 1/3 होगा, 2/3 होगा या फिर 3/4 होगा। तो 65 का आंसर होगा 1/3। यानी यहाँ कह रहा है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व उन्हें प्रतिकर के रूप में 1/3 भाग किस्त के रूप में अदा करने का प्रावधान है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट 66 प्रश्न में। कहता है कि यदि किसी विस्थापित परिवार से, यानी यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला निर्माण हेतु पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायता में दी जाएगी। क्वेश्चन देखिए, यानी कोई विस्थापित परिवार के पास यदि पशु है तो पशुशाला निर्माण के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितना राशि उसको सहायता के रूप में दी जाएगी, 20,000, 25,000, 35,000 या फिर 60,000। तो इसका आंसर होगा सी 35,000। यानी ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 35,000। यानी किसी विस्थापित परिवार को पशु यदि है तो उसको पशुशाला बनाने के लिए 35,000 रुपया इस नियम के तहत दिया जाएगा। 67 में कहता है, झारखंड में बहुमूल्य पत्थर गन्ना की प्राप्ति कहाँ से होती है। ठीक है, झारखंड के सबसे मैंने जो बहुमूल्य पत्थर है पन्ना, उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या फिर बोकारो से। तो इसका आंसर ए होगा पूर्वी सिंहभूम। यानी झारखंड में पन्ना पत्थर की प्राप्ति पूर्वी सिंहभूम जिला के गूढ़ाबांधा प्रखंड, याद रखेंगे, है ना, गूढ़ाबांधा प्रखंड के बारुनमुठी पहाड़, याद रखना है, बारुनमुठी पहाड़ तथा बोटिया नामक स्थान से होती है। अगला प्रश्न 68, जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार है ना, यानी जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार है क्या है, रांची से मुरी, कोडरमा से गिरिडीह, खलारी से कुमारधुबी, चांडिल से बहरागोड़ा। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, चांडी से बहरागोड़ा। यानी जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार चांडिल से बहरागोड़ा तक है। इसे निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी भी कहा जाता है, निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। 69 प्रश्न में चलते हैं। केंद्रीय खनन एवं ईंधन शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है ना, केंद्रीय खनन एवं ईंधन शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है, जमशेदपुर, धनबाद, रांची या फिर बोकारो। तो 69 का सही आंसर बी है, धनबाद। यानी केंद्रीय खनन एवं ईंधन शोध संस्थान, जिसे पहले केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था, अब यह होता है धनबाद में, वर्ष 2007 से कार्यरत है। 70 प्रश्न कहता है, मेरिन डीजल इंजन प्लांट कहाँ अवस्थित है,
रांची, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग। तो इसका आंसर ए होगा। मेरिन डीजल इंजन प्लांट रांची के अरगोड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 71 इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? रांची, बोकारो, जमशेदपुर, रामगढ़। तो इसका आंसर 71 का डी होगा, रामगढ़। यानी इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री रामगढ़ भुरकुंडा में स्थित है, जो जापान के सहयोग से भुरकुंडा में अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 72। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई? 2008, 2010, 2011 या 2015 में। यहाँ इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री दाल भात योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2011 ईस्वी में अर्जुन मुंडा सरकार ने किया था। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के लोगों को यानी 5 रुपया में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है, 2016-17 से इस योजना का नाम मोबाइल किचन योजना कर दिया गया है। साथ ही इसे मुख्यमंत्री कैंटीन योजना का भी नाम दिया गया था। ठीक है, यह तमिलनाडु के अम्बा रसोई योजना के तर्ज पर संचालित है। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये कि तमिलनाडु के अन्ना रसोई योजना के तर्ज पर संचालित है, जो झारखंड में 375 केंद्रों में संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत प्रथम 3 वर्ष तक लाभुक को रख रखाव खर्च का कितना भाग सरकार की तरफ से दिया जाता है? यानी मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत प्रथम 3 यानी पहले 3 साल तक लाभुक को रख रखाव के खर्च के रूप में जो सरकार का जो है ना खर्च का सरकार का जो भी उसमें बजट आता है उसका कितना भाग सरकार की तरफ से दिया जाएगा? 25%, 50%, 75% या फिर 100% यानी 100%। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, 50%। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत यह सफल वृक्षारोपण पर लागत का यानी जितना भी लागत आता है उसका 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में उसको 3 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस योजना का प्रारंभ 2016 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। प्रश्न कहता है कि राज्य के युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? ठीक है, कौशल विकास योजना के लिए जो चलाया जा रहा है युवाओं के लिए उसका पोर्टल का नाम बताया गया है। कौशल, हुनर, स्किल या फिर झार कौशल। तो यहाँ पर इसका आंसर बी होगा, यानी हुनर, है ना। राज्य के युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए हुनर पोर्टल शुरुआत किया गया है, यानी हुनर पोर्टल की शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा, याद रखना है, जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? महिला अत्याचार पर नियंत्रण, एड्स पर नियंत्रण, बाल कुपोषण पर नियंत्रण या दहेज प्रथा पर नियंत्रण। तो यहाँ इसका आंसर ए होगा। ठीक है, यानी जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा जो प्रारंभ की गई है, इस योजना का उद्देश्य है महिला अत्याचार पर नियंत्रण करना। ठीक है, इस योजना की शुरुआत जो होता है 2016 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, झारखंड राज्य में किस योजना को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में शामिल कर लिया गया है? यानी झारखंड राज्य की किस योजना को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में शामिल किया गया है? साइकिल वितरण योजना, सरस्वती योजना, तेजस्विनी योजना या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो इसका सही आंसर डी है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। यानी यहाँ पर देखिए सुकन्या योजना में है ना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना को समाहित कर लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य की बेटियों को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित राशि दी जाएगी, यानी जन्म से 18 साल तक उसको पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 18 साल होने पर शादी के लिए एक निश्चित राशि दी जाएगी। 1 जनवरी 2019 से यह योजना लागू है, यानी 1 जनवरी 2019 से यह योजना जो है लागू है। वह
इस दिन से जन्म लेने एवं 18 साल पूरी करने वाली सभी बच्चियों को यानी सभी लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहा है क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, आधारभूत संरचना के विकास की कमी, जंगल की आग, सिंचाई की कमी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा बी जंगल की आग। ठीक है, क्या आंसर होगा? बी जंगल की आग। ठीक है, जंगल की आग से जलवायु के प्रमुख घटक झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का क्या उद्देश्य है? यानी झारखंड राज्य में जंगल को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, सभी गतिविधियों पर छूट या उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 78 का सही आंसर ए होगा, यानी झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। 79, झारखंड में जीव जंतु प्रबंधन हेतु कुल कितने वन प्रमंडल कार्यरत हैं? ठीक है, यानी जीव जंतु के प्रबंधन हेतु कितने वन प्रमंडल जो हैं उसमें कार्यरत हैं? 5, 4, 3, 2। तो इसका सही आंसर ए है 5। यानी झारखंड में जीव जंतु प्रबंधन हेतु गज परियोजना प्रमंडल जमशेदपुर, रांची वन्य प्रमंडल रांची है ना, पलामू व्याघ्र आरक्षी प्रमंडल डाल्टनगंज जो दक्षिणी में है, पलामू व्याघ्र आरक्षी प्रमंडल डाल्टनगंज उत्तरी, या हजारीबाग वन्य प्राणी प्रमंडल हजारीबाग। इस तरह से कुल 5 वन प्रमंडल कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या? कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई? कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1980, 1983, 1985 या 1990। तो इसका सही आंसर होगा सी 1985, यानी कोडरमा अभयारण्य की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई। इस योजना यानी इस अभयारण्य के प्रमुख जीव जंतुओं में से देखिए शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, चीता, हिरन, बंदर आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा जैविक उद्यान है ना, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन देखिए 1990 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1994 ईस्वी या 1995 ईस्वी। तो इसका सही आंसर सी है 1994 ईस्वी। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान रांची जो रांची रामगढ़ रोड जो है हजारीबाग रांची रोड जो NH 33 पर है, जो रांची से 20 किलोमीटर की लगभग दूरी पर ओरमांझी प्रखंड के चकला नामक गांव के निकट अवस्थित है ना, एकदम ऑन रोड है। आगे देखिए, नेक्स्ट है 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य का सबसे अधिक प्रभावित होता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करता है ध्वनि प्रदूषण। दूसरा है भूमंडलीय तापन के कारण ताप प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उपरोक्त इसमें 2 कथन दिया है, कौन सही है? 1, 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी होगा दोनों, है ना, यानी ए भी और बी भी दोनों सही है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन फिर सही है? आगे दिया है झारखंड में पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारणों में सर्वप्रमुख कारण महानगरों एवं नगरों से निकलने वाले कचरा है। दूसरा है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 में गठित की गई। यहाँ दोनों कथन में से कौन सा सही है? केवल एक है, केवल 2 है, या 1 और 2 दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर सी है, यानी झारखंड में पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारणों में सर्वप्रमुख कारण जो होता है महानगरों और नगरों से निकलने वाले कचरा भी है, और झारखंड राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया था। ये दोनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 के क्रियान्वयन के लिए झारखंड सरकार का कौन सा विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है? यानी नोडल विभाग बनाया गया है उसको, वन विभाग को, पर्यटन विभाग को, संस्कृति विभाग को, या फिर वन संपर्क विभाग को। तो इसका सही आंसर ए है, यानी पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 के क्रियान्वयन के लिए झारखंड सरकार का वन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए कथन देखिए, पर्यावरण असंतुलन के कारण ही, यानी पर्यावरण असंतुलन के कारण ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतु विशेषकर पक्षी संवर्ग के प्रजाति लुप्त होने के कगार पर हैं। ये कथन तो सही लग रहा है। आगे देखिए,
पर्यावरण असंतुलन के कारण ही मिट्टी का अधिक कटाव झारखंड में देखने को मिलता है। ये भी कथन सही लग रहा है, इसलिए केवल एक केवल दो, यानी इसमें भी आंसर मेरा सी सही होगा। पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। अगला प्रश्न, जल संसाधन की उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल नीति लागू किया गया कौन सा साल? 2011 में, 2013 में, 2016 में और 2017 ईस्वी में। तो सही आंसर इसका होगा ए, 2011 ईस्वी में। यानी जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल नीति 2011 में लागू हुई है। अगला प्रश्न कहता है 87 में, पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 में किसके विकास पर बल देने की बात कही गई है? यानी पर्यावरण पर्यटन नीति बनी है 2015 में, उसमें किसके विकास पर बल दिया गया है? वृक्षारोपण पर, पर्यटन गाइड पर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं शिक्षा पर, एवं उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा। यानी ये पर्यटन नीति जो बनी 2015 में, इसमें वृक्षारोपण पर बल दिया गया है, पर्यटन गाइड पर भी बल दिया गया है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया है। अगला प्रश्न चलते हैं, झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि झारखंड में कौन सा ऐसा जिला है जो ग्रीन हाउस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है? रांची, धनबाद, बोकारो या गिरिडीह? तो इसका सही आंसर डी होगा। यानी झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाला जिला जो है वह गिरिडीह है। 89 प्रश्न में देखिए, झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, यानी बाढ़ जो आता है झारखंड में सबसे प्रमुख कारण क्या है? हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि। ये तो होगा ही नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ कोई भी क्षेत्र, कोई भी नदी नहीं है जहाँ पर हिमालय क्षेत्र का ग्लेशियर पिघलने से वहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, गलत है। अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर में वृद्धि, ये सही आंसर हो सकता है। अगला देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का झारखंड में प्रवेश, ये भी नहीं होगा, यानी बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को कब लागू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को कब लागू किया? 20 दिसंबर 2005 को, 23 दिसंबर 2005 को, 25 दिसंबर 2005 को, 27 दिसंबर 2005 को। तो सही आंसर इसका सी है। ठीक है, यानी आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को 25 दिसंबर 2005 से लागू किया है। नेक्स्ट, रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु संबंधित आपदाएं हैं। यानी कौन कौन से आपदाएं हैं जो रासायनिक, औद्योगिक और परमाणु संबंधित हैं? रासायनिक गैस का रिसाव, ये है। परमाणु बम गिरना या न्यूक्लियर प्लांट जो होता है वहाँ पर विस्फोट होना। ठीक है, उपरोक्त में ए और बी दोनों, यानी यहाँ दोनों जो है, यानी रासायनिक गैस रिसाव और परमाणु बम का गिरना या न्यूक्लियर प्लांट पर विस्फोट होना, ये दोनों जो होता है रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु संबंधित आपदाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड का कौन सा जिला लाइटिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है? यानी झारखंड के कौन सा जिला जो है सबसे ज़्यादा लाइटिंग एवं थंडरिंग, यानी बिजली की कड़कना से या फिर वज्र का गिरना से इसमें ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, यानी ज़्यादा जान माल की हानि होती है। पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका, ये सभी होगा आंसर इसका सही। वो सभी जिला इससे प्रभावित है। झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव दिखलाई पड़ता है? यानी झारखंड में जो बाढ़ आता है इसका नकारात्मक प्रभाव क्या दिखलाई पड़ता है? ऑप्शन देखिए, धान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ये सही है। ठीक है, ये प्रभाव दिखलाई पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है, ये भी सही है। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव, ये भी सही है। यानी उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा की मजदूरी 194 रुपया से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यानी 194 रुपया मनरेगा की मजदूरी था, दैनिक मजदूरी, अब उसको बढ़ा के सरकार कितना कर दिया है? 200 रुपया, 225 रुपया, 250 या 300 रुपया? सही आंसर इसका हो गया 250 रुपया। यानी 194 से बढ़ा करके 225 रुपया कर दिया गया है, बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद, यानी झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हाजी हुसैन थे, उनके निधन के बाद किन्हें झारखंड सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? फुरकान अंसारी को, हफीजुल हसन को, इरफान अंसारी को या फिर सुखराम उरांव को?
तो इसका आंसर होगा बी, हफीजुल हसन। ठीक है, उनका पुत्र है हफीजुल हसन। उनके निधन के बाद इनको विधायक बनने से पूर्व ही इनको मंत्री बना दिया गया, और जब चुनाव हुआ तो ये मधुपुर चुनाव से उपचुनाव में उन्होंने मंत्री पद में रहते हुए उन्होंने चुनाव जीत भी लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड सरकार ने वृद्ध या अस्वस्थ कलाकारों को कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह देने की प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी दिया है? यानी अस्वस्थ व्यक्ति हो या अस्वस्थ कलाकार और वृद्ध कलाकार जो हैं उसको प्रति माह पेंशन देने के लिए प्रावधान की मंजूरी दिया है। वो की राशि कितना है? 1000, 2000, 4000 या 8000? तो इसका सही आंसर सी है 4000 रुपया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों में झारखंड के कितने जिले टॉप 10 में शामिल हैं? है ना, कितने जिले टॉप 10 में शामिल हैं? तो प्रश्न देखिए 1, 2, 3 या 5। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर जो है बी है, यानी 2 जिला। नीति आयोग के ताज़ा जारी रैंकिंग में दिसंबर 2020, यानी ये जो रैंकिंग जारी किया गया है दिसंबर 2020 के अनुसार 47.2% अंक के साथ ओवरऑल साहेबगंज जिला 106वें स्थान पर है। ठीक है, झारखंड के 2 जिले डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल टॉप 5 में है, जिसमें तीसरे स्थान पर गढ़वा और 5वें स्थान पर बोकारो है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, हाल ही में दिसोम द लीडरशिप स्कूल में झारखंड के किस व्यक्ति का चयन हुआ है ना? झारखंड के किस व्यक्ति का चयन हुआ है? ऑप्शन देखिए, सोमनाथ मांझी, मुक्ति कीरो, दुर्गा सोरेन या बैद्यनाथ महतो। तो इसका सही आंसर होगा ए, सोमनाथ मांझी। ठीक है, यानी सोमनाथ मांझी का चयन दिसोम द लीडरशिप स्कूल में हुआ है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ के गोला यानी रामगढ़ जिले के गोला में स्थित महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम देखिए, गोला महिला विद्यालय, रामगढ़ महिला विद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यालय गोला। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी है, यानी रामगढ़ के गोला में स्थित महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलकर अभियंत्रण महाविद्यालय गोला रखा गया है। ठीक है, लास्ट प्रश्न चलते हैं। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस दिन को झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा किया है? ठीक है, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 8 अगस्त या 9 अगस्त? तो इसका सही आंसर डी है 9 अगस्त, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9 अगस्त को झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा किया है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हम 100 क्वेश्चन जेपीएससी जो पेपर 2 में जो पूछा जाता है झारखंड से संबंधित 100 क्वेश्चन का